जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। भारत यानी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं का देश, जहां एक छोर पर अटल हिमालय है तो दूसरे छोर पर हिलोरें लेता महासागर। इसके एक सिरे पर सर्वाधिक वृष्टि वाले वर्षावन हैं तो दूसरे सिरे पर अंगारों सा धधकता रेगिस्तान। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यहां जीवन ने कभी घुटने नहीं टेके हैं, और उसका एक दमकता उदाहरण है हमारा राजस्थानी समाज। केसरिया बालो आवो ने पधारो मारे दे। राजस्थान का इतिहास भले ही गौरव गाथाओं से भरा पड़ा हो, लेकिन भूगोल की किताबें तो हमें यही बताती हैं कि राजस्थान में जीवन बहुत कठिन है। बेहद कम बारिश और ठेठ मरुस्थल, गर्मियां ऐसी कि शरीर सुखा दें। जितनी विकट परिस्थितियां यहां मिलती हैं वैसी शायद ही अन्यत्र कहीं मिलें। मानव शास्त्री सूर्य कुमार पांडे। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कि मानव विज्ञान के अंतर्गत सीमांत क्षेत्र कहते हैं। सीमांत क्षेत्र का सामान्यतः यह आशय होता है कि यहाँ जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं या लगभग नहीं के बराबर होती हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी राजस्थान के लोगों ने अपनी संस्कृति को विभिन्न बहुरंगी आयामों में विकसित किया है, और उनकी बहुरंगी संस्कृति के विकास में उनकी पारंपरिक जल व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। स्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, लेकिन राजस्थान के लोगों ने पीढ़ियों की तपस्या से पानी की एक समृद्ध परंपरा बनाई है। बादलों से गिरने वाली एक एक बूंद को इस समाज ने मोतियों की तरह इकट्ठा किया है। जल विशेषज्ञ कृष्ण गोपाल व्यास। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, जिसमें मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले आते हैं, ये लगभग शुष्क इलाका माना जाता है, मरुस्थल है। इस इलाके में जो बारिश होती है उसका आंकड़ा 75 मिलीमीटर से लेकर के लगभग 145 मिलीमीटर तक है। इतनी कम बरसात होने के बाद, इतना अधिक तापमान होने के बाद उस इलाके के लोगों ने मौसम की बेरुखी को अभिशाप नहीं माना, उनने उसे कुदरत का खेल माना है और उसका फिर बारीकी से अध्ययन किया है, उसके लक्षणों को समझा है, उन्हें परखा है, फिर अपने लिए पानी का इंतजाम किया है। आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि जोधपुर को देश के उन गिने चुने नगरों में गिना जाता है जहां के परंपरागत समाज ने पानी की हर बूंद को जमा करने का प्रयास किया था। उनने कभी पानी का अभाव महसूस नहीं किया, और इसके पीछे एक ही कारण था कि वहां पे लोगों ने पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल इस तरह से किया कि पानी का अपव्यय ना हो। बरसात के रूप में जो पानी की बूंदें उन्हें मिली हैं उसका संचय इस तरह से किया जाए कि वो पानी बिल्कुल भी व्यर्थ ना होने पाए, और उसे सुरक्षित रखा, उसे साफ सुथरा रखा। इसके लिए सारी की सारी टेक्निक जो विकसित की थी वो स्थानीय लोगों ने की थी, हमारे परंपरागत ज्ञान के आधार पे की थी, और वो बेजोड़ थी। दुनिया में उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं। बीते 1-1.5 साल के दौर पर निगाह डालें तो हमें राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों और राजवंशों की गौरव गाथा ही याद आती है। इन गौरव गाथाओं की नींव में बह रहे पानी और उस पानी को बनाए रखने वाली प्रणालियों को हम नहीं देख पाते। वस्तुतः यही वो शक्ति है
जिसने इस मरुभूमि में जीवन को इतने रंग प्रदान किए। जल संचय के लिए बनाई गई संरचनाओं की बात करें तो यहाँ उनका भरा पूरा परिवार है। उसमें कुई भी थी, उसमें डाकोरियन नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता था, वो था। जलाशय थे, झीलें थी, टांके थे, कुंडी थे, नाड़ी थी, बावड़ी थी, कुएं थे, झालरा था, बहुत सारे थे। लेकिन ये सब को क्यों बनाया गया है, किन परिस्थितियों को देख के बनाया गया है? क्योंकि जब तक हम उन परिस्थितियों को नहीं समझेंगे तब तक हम उस सिद्धांत को, उस जल प्रबंध को ठीक से नहीं समझ पाएंगे और हम उसे उतार भी नहीं पाएंगे, उसको कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में आज भी छोटे बड़े लाखों टांके चलन में हैं। टांका एक तरह का टैंक ही है। इसका विज्ञान बहुत सरल है, जिसमें बारिश के पानी को छत से नीचे उतारकर इकट्ठा कर लिया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जहां बहुत कम बारिश होती है, उन इलाकों में छत के पानी को इकट्ठा करने की पद्धति थी। उस पानी को ऊपर से नीचे ले जाते थे मकान के नीचे, और मकान के नीचे एक कमरे जैसा बनाते थे और उस कमरे में पानी इकट्ठा किया जाता था। मानव शास्त्री राकेश भट्ट। एक्चुअली जो घर होता है इनका झोपा बुलाते हैं इसको। मड हाउस होता है, एक कमरा होता है मेहमान के लिए, एक होता है उनका रसोड़ा, एक होता है ड्राइंग रूम जो कोठा जिसमें लोग बैठते हैं, आके कोई घर के बाहर के लोग आते हैं, और एक उनका वर्कशॉप जिसमें अपना कपड़ा वपड़ा बुनते रहते हैं अपना, और एक बखारी होती है जिसमें कि ये अनाज खाने पीने का सामान रखते हैं। जो कोठा होता है उसके ऊपर छत होती है। छत जो होती है मड की होती है, जो तराई में मिट्टी होती है उसकी वो छपाई करके और चूना मिला के उसको पूरा छत को बनाते हैं। और सीलिंग में लकड़ी होती है, केर लकड़ी, केर का अचार होता है जो हम खाते हैं, उसकी लकड़ी की सीलिंग होती है, और उसके ऊपर वो अपना एक लोकल टाट डाल के उसको मिट्टी से पूरा छत बना लेते हैं, और छत में एक नाली बना देते हैं जिसमें कि पानी साफ हमारा पीने के लिए मिलता रहे। उस एरिया में जूते पहन के भी नहीं आते लोग, तो वो नाली कनेक्ट करते हैं टांके से। मानव शास्त्री सूर्य कुमार पांडे। वर्षा का पानी जब इसमें प्रवेश करता है तो उसको साफ करने के लिए एक फिल्टर जैसी संरचना का निर्माण भी टांका के प्रवेश द्वार पर किया जाता है, और इसको ढक करके रखा जाता है। एक बात जो इसमें निकल करके आती है कि पानी को इतनी लंबी अवधि तक इस तरह संरक्षित करना कि उसका पीने के लिए उपयोग किया जा सके, ये स्थानीय ज्ञान परंपराओं में ही संभव है। टांकों में भरा पानी 3-4 साल तक खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें रोशनी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। जल विज्ञानी कृष्ण गोपाल व्यास। रोशनी अगर होती है तो जीवन पनपने लगता है। जीवन पनपने लगता है तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, उसमें काई पनप सकती है। तो उसमें बैक्टीरिया ना पनपे, उसमें काई ना पनपे, वो पानी गंदा ना हो, इसके लिए टांके का जो मुंह होता था वो छोटा रखा जाता था। आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान के बहुत से टांके इस तरह बनाए गए थे कि उनका पानी 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक काम में लिया जाता था, और उसमें किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं होती थी। एक टांके में 10,000 लीटर से लेकर 10 लाख लीटर तक पानी भरा जा सकता है। कोई 350 बरस पहले जयगढ़ किले में बना टांका दुनिया के लिए पानी सहेजने की मिसाल है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। इस टांके में 60 लाख गैलन यानी 3 करोड़ लीटर पानी समा सकता है। घरों के लिए बनाए गए टांके राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए भी काम में लाए जाते थे। जिस कमरे को टांका बनाया जाता था उसके बगल में एक कमरा बनाया जाता था। उस कमरे की दीवार ठंडी हो जाती थी पानी के कारण। लोग गर्मी के दिनों में उस कमरे में विश्राम करते थे। उनको पंखे की जरूरत नहीं होती थी, उनको एसी की जरूरत नहीं होती थी। उस कमरे में पूरा परिवार गर्मी के दिनों में आराम से रह लेता था। तो ये टांके की दूसरी विशेषता थी। सूर्य कुमार पांडे। ये जो पारंपरिक ज्ञान परंपराएं हैं, इन्होंने सैकड़ों वर्षों से स्थानीय समाज को जीवित रहने की शक्तियां प्रदान की, निरंतरता प्रदान की। इन संरचनाओं को बनाने में और बनाए रखने में स्थानीय समाज की जिम्मेदारी प्रमुख रहती रही है। लेकिन जब एक बार एक नई राज्य व्यवस्था, नई शासन व्यवस्था का प्रारंभ होता है, जहां पर की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना शासन का दायित्व मान लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में लोग स्थानीय ज्ञान परंपराओं को छोड़ना शुरू कर देते हैं। नल के माध्यम से सप्लाई होने वाला पानी, नहरों के माध्यम से सप्लाई होने वाला पानी,
उसके ऊपर उनकी निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। और यही राजस्थान में भी हुआ। लेकिन फिर ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब बहुत बड़ा सूखा पड़ा। तब धीरे धीरे स्थानीय लोगों की समझ में ये बात आने लगी कि उनका जो पारंपरिक ज्ञान है और जो पारंपरिक संरचनाएं हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनको पुनर्जीवित करना आवश्यक है। हम ये देखते हैं कि पिछले 25-30 सालों के दौरान राजस्थान के सुदूर रेगिस्तानी इलाकों में बहुत सी जल संरचनाएं न केवल पुनर्जीवित हुई हैं बल्कि उनके बारे में ज्ञान रखने वाले लोगों की सहायता लेकर के बहुत सी नई संरचनाएं भी निर्मित की गई हैं उसी प्रकार की। जल के प्रति एक चैतन्य समाज किस तरह मरुभूमि में भी एक विविध रंगी और गौरवशाली संस्कृति की रचना करने में सक्षम है, ये राजस्थान के उदाहरण से सीखा जा सकता है। राजस्थानी समाज को इस दृष्टिकोण से देखे जाने के अतिरिक्त आज आवश्यकता इस बात की भी है कि समय की कसौटी पर खरी उतरी इन प्रणालियों को हम इस वैज्ञानिक युग में एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। जल ही जल था सृष्टि बनी जब, जल ही जल था सृष्टि बनी जब। जीवन बीज हंसे थे जल में, सप्त सिंधु वरदान त्रिवेणी। सजी सभ्यताएं तट जल के, नदी ताल सागर कूपों में। नदी ताल सागर कूपों में, अन्न दूध घृत फल